सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में। सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मिला वो था इंपीडेंस का, Z अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। दूसरा हमें क्या पता चला था, ये इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और VRMS इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएं, IRMS इंटू Z। VRMS इक्वल टू IRMS इंटू Z। ठीक है, ये इंपीडेंस है और ये हमारा LCR सर्किट पे ओम्स लॉ है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या कंडीशन होती है, अब ध्यान दो। यहां तक तो चलो लास्ट क्लास का ही था। रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ। अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं, सोचना जरा, मैं तुमसे पूछूं कि Z जो है वो मैक्सिमम कब होगा। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। अगर मैं पूछ रहा हूं कि Z मैक्सिमम कब होगा, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथमेटिकली सोचो कि ये तुम्हारे सामने Z का फॉर्मूला है, तो Z मैक्सिमम कब होगा, Z मिनिमम कब होगा, सॉरी मैक्सिमम बोल रहा हूं क्या मैं, मिनिमम कब होगा Z। हाँ, क्यों, हाँ, Z मिनिमम होगा जब XL और XC बराबर होंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 है और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 है, और R 0 हो ऐसा हो नहीं सकता। रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो एज्यूमिंग कि ये 0 नहीं होगा, एज्यूमिंग कि ये 0 नहीं होगा, तो ये 0 अगर होगा तो ये मिनिमम होगा। और ये 0 कब होगा, जब XL और XC इक्वल होंगे। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ मिनिमम इंपीडेंस। Impedance is minimum when XL minus XC is 0 or XL equal to XC. This condition is called resonance। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस, समझे। और अगर XL और XC बराबर हो, अगर XL और XC बराबर हो, दैट इज एट रेजोनेंस। XL और XC अगर बराबर हो तो देखना जरा Z की वैल्यू क्या आएगी। XL और XC के इक्वल रख दिया तो ये हो गया हमारा अंडर रूट, ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया 0, तो Z हो गया अंडर रूट R स्क्वायर, Z हो गया अंडर रूट R स्क्वायर, और Z इक्वल टू क्या हो गया R, Z इक्वल टू क्या हो गया R। तो रेजोनेंस पे इंपीडेंस जो है वो R के बराबर होता है। अब इस बात पे जरा ध्यान देना, इधर सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तुमको क्वेश्चन देगा जिसमें L की वैल्यू होगी, C की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और बोला होगा कि इंपीडेंस निकालो।
लेकिन बीच में कहीं वर्ड दिया होगा कि सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है, तो उसमें निकालना नहीं होता, उसमें जो आर की वैल्यू होती है वही जेड होता है। वो ट्रिक क्वेश्चन है, निकालना नहीं है उसमें, सॉल्व कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। रेजोनेंस वर्ड आ गया, रेजोनेंस वर्ड आ गया तो जो Z है वो R की वैल्यू जो दी हुई है वही है, ठीक है। सो इफ इंपिडेंस इज मिनिमम देन current in the circuit is maximum। अगर इंपीडेंस मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये रेजोनेंस वही कंडीशन है, दैट इज मैक्सिमम करंट flows through series LCR circuit at resonance। रेजोनेंस ही वो कंडीशन है जब सीरीज एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अगर तुम चाहते हो कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है तुम्हारे पास और तुम चाहते हो कि उसमें करंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो करे, जितना पॉसिबल है वो फ्लो करे, तो तुम्हें एक्सएल और एक्ससी को क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। एक्सएल और एक्ससी को बराबर रखना पड़ेगा तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उस केस में उसका इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सुन लो पहले। अभी हमने रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ी, तो रेजोनेंस कहां हो रहा है, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर है। अब एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू एल। एक्ससी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई न्यू सी। अगर मेरे पास एक ऐसा सर्किट है, अगर मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है विच इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट मतलब जिसमें कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो ना। फ्रीक्वेंसी में अपनी मर्जी से क्या कर सकता हूं, बदल सकता हूं। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदलूंगा तो सुनना जरा, मान लो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ऋषा सुन रही है, मान लो इसको हम स्टार्ट करते हैं 0 फ्रीक्वेंसी से। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0, एक हमारे पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सीरीज एलसीआर सर्किट है। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0, एक्सएल क्या होगा, 0, और एक्ससी क्या होगा, इन्फिनिटी। एक्सएल क्या होगा, 0, और एक्ससी क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना। सो अब तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है और एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। सो when frequency increases, XL increases and XC डिक्रीजेस। स्टार्टिंग में जब फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सएल क्या है, 0, और एक्ससी क्या है, इन्फिनिटी। ये रहा एक्सएल 0 और ये रहा एक्ससी इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी जब हमने बढ़ाई तो एक्सएल बढ़ा
और XC घटा, XL बढ़ा और XC घटा, कहीं पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, XL इज इंक्रीजिंग एंड XC इज डिक्रीजिंग, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, बस वहां रेजोनेंस आ जाएगा। समझ में आई बात। सो एट सम फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एट सम फ्रीक्वेंसी से न्यू आर, XL becomes equal to XC and that frequency is called, जिस पे ये दोनों बराबर हो जाएं, मतलब जिस पे रेजोनेंस आ जाए, that frequency is called resonance frequency, और इसी को न्यू आर से डिनोट किया जाता है, that is called resonance frequency, इसको हम न्यू आर से डिनोट करेंगे। Then nu r is called रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। न्यू आर इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फॉर्मूला फॉर न्यू आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, XL इक्वल टू XC हो जाता है, और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये इक्वल हो रहे हैं उसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल के लिखूंगा, यानी मैं इसको लिख रहा हूं 2 पाई न्यू L, तो मुझे इस न्यू को ही क्या लिखना चाहिए, न्यू आर, और इक्वल टू 1/2 पाई न्यू आर सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, टू पाई का स्क्वायर न्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 1/√L इंटू सी। तो न्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2 पाई का स्क्वायर L इंटू सी। तो न्यू आर हो जाएगा 1/2 पाई √LC। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई √LC। हाँ जी, अरे समझ आ रहा है, ये तुम ऐसे वेट करते हो कि चलो हाँ जब सर रुके तो फिर हमें नोट करना और घर जाके समझना है। फर्स्ट बुक आ रही होगी ना तुम्हारी हाफ ईयरली में, हैं? तुम्हारी फर्स्ट बुक है, तुम्हारी फर्स्ट बुक है, हैं? तो फर्स्ट बुक खत्म करके पहले फर्स्ट बुक रिवाइज करेंगे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। बट रे ऑप्टिक्स क्या डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वन शॉट पढ़ा हुआ है, बड़ा वन शॉट पढ़ा हुआ है, छोटा वन शॉट पढ़ा हुआ है, रिवीजन पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तो तेरे पास मटेरियल बहुत है। अभी मुझे बुक 1 रिवाइज कराने दो, टेस्ट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, PYQs, ताकि तैयारी हो जाए तुम्हारी हाफ ईयरली की, ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं मैं तो ऑर्डर में चलूंगा, या उल्टे या सीधे। अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते जाएं, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी एक ग्राफ हम बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं, और वो ग्राफ तभी समझ में आएगा जब तुम ये पूरी बात सुनोगे जो मैं बता रहा हूं। जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z, वो क्या है, √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। अब तुम सोचो एक्सएल एक्ससी से जितना बड़ा होगा या एक्ससी एक्सएल से जितना बड़ा होगा, जेड तो सेम आएगा क्योंकि डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है। एक्सएल 10 है, एक्ससी 15 है, या एक्सएल 15 है, एक्ससी 10 है, फर्क क्या पड़ता है? 5 का स्क्वायर करोगे -5 का स्क्वायर करोगे, आंसर 25 आएगा। समझे? तो जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना, तो शुरू में क्या होगा? एक्ससी बड़ा होगा, स्टार्टिंग में एक्ससी बड़ा होगा, एक्सएल छोटा होगा। तो इनका जो भी डिफरेंस होगा, जब एक बार रेजोनेंस आ जाएगा और तुम फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाओगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्ससी कम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस तो तब भी वही हो जाएगा। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, यानी लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे और मोर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू सेम होगी। समझ आई बात? तो ऐसे में कैसा ग्राफ आता है? बिल्कुल आइडेंटिकल ग्राफ आएगा। अगर तुम z का ग्राफ बनाते हो फ्रीक्वेंसी के लिए, सो यू विल गेट एन आइडेंटिकल ग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कैसा दिखेगा? हाँ, सेम यही ग्राफ। हाँ, पहले तो देख, ये है करंट और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ। करंट जैसे जैसे इंपीडेंस घटेगा करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे इंपीडेंस घटेगा करंट बढ़ेगा। इंपीडेंस सबसे कम कब है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो करंट सबसे ज्यादा कब होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये देखो, समझ आया कि नहीं? कहां होगी यहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? कौन सा पॉइंट होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सा पॉइंट होगा बताओ? ऊपर वाला, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक्सिस ये है ना, तो ये वाला पॉइंट होगा ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये करंट जो होगा आई मैक्स, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज आई मैक्स। अब एट रेजोनेंस Z इक्वल टू आर होता है, यानी रेजोनेंस पे करंट कितना होगा कितना नहीं होगा उसको कौन डिसाइड करेगा? उसको डिसाइड करेगा सिर्फ आर की वैल्यू। समझो बात को, मेरे पास दो आइडेंटिकल सर्किट्स हैं जिनमें सब कुछ सेम है लेकिन आर डिफरेंट है। अगर उनमें सब कुछ सेम है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो अगर L और C सेम है, अगर मेरे पास एक सर्किट है जिसका L और C सेम है लेकिन R डिफरेंट है, दो सर्किट्स है मेरे पास, दोनों का L सेम है, दोनों का C सेम है, दोनों का R डिफरेंट है, तो जिसका अब दोनों का L और C सेम है तो ऑब्वियसली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होगी? सेम। तो दोनों पे रेजोनेंस जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे आएगा। लेकिन जिसका R बड़ा होगा, सुन लो, जिसका R बड़ा होगा उसके लिए ग्राफ की शेप तो यही रहेगी लेकिन पीक छोटी होगी। मान लो अगर मैं यहां पे एक और ग्राफ बना देता हूं, ऐसे बनेगा जो, तो ये रेजोनेंस दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी पे आया है। इससे क्या पता चलता है? जो पिंक वाली लाइन और जो येलो वाली लाइन हमने बनाई है, इन दोनों का रेजोनेंस सेम फ्रीक्वेंसी पे आया है, जिससे ये पता चलता है
कि दोनों का एल और सी तो सेम है, ये दोनों जो सर्किट्स हैं उनमें एल और सी तो सेम है, लेकिन उनमें आर डिफरेंट है। और आर किसका ज्यादा हुआ पिंक और येलो वाले में से? नहीं, जब मेरी बात समझनी ही है और कहीं देखना ही है तो तू यहीं देख लिया अगर। कभी नहीं देखती तू यहाँ पे, जब मैं पढ़ा तो कभी उधर, कभी नीचे, कभी इधर। कहीं ना कहीं तो तेरे को देखना ही है, तो तू इधर ही देख ले तो तेरे को समझ भी आ जाए। पिंक और येलो वाली लाइन में से पिंक वाली लाइन का आर ज्यादा होगा, क्योंकि उसका रेजोनेंस पे करंट कम है। क्या? पहले तो गलत आंसर दे दिया। इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R1, सो R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1। ये दो सर्किट हैं, शुरू से सुना तुमने पूरा? ये दो सर्किट्स हैं, दोनों का एल और सी अलग है। कौन से दो सर्किट जिनका मैंने ग्राफ प्लॉट किया? दो अलग अलग सर्किट्स का ग्राफ प्लॉट किया, दोनों का एल और सी सेम है। अगर दोनों का एल और सी सेम है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? एल और सी पे। लेकिन आर दोनों का डिफरेंट है। अगर मैं तुम्हें ग्राफ दे दूं एक ये पिंक वाला एक ये येलो वाला, तो तुम इसको देख के कैसे बताओगे कि आर किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली दोनों का रेजोनेंस जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, क्योंकि एल और सी सेम है। लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस तो आ रहा है, लेकिन पीक जो है वो येलो वाले की ज्यादा है। और ये पीक किसकी है? इस तरह वाई एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है? करंट। तो येलो वाले की पीक ज्यादा है, इसका मतलब है कि येलो वाले का रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर दोनों का रेजोनेंस सेम है, रेजोनेंस सेम फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि दोनों का एल और सी सेम हो, बट उसका मतलब यह भी हो सकता है कि दोनों का एल और सी डिफरेंट हो, लेकिन एल और सी का प्रोडक्ट सेम हो, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एल और सी पे भी इंडिविजुअली ना डिपेंड करके एल और सी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती। ठीक है, तो यह भी जरूरी नहीं है कि दोनों का रेजोनेंस सेम होने का मतलब यह भी नहीं है कि एल और सी सेम हो इंडिविजुअली, एल और सी का प्रोडक्ट सेम हो सकता है। और मैं इसमें एक तीसरा सर्किट बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ब्लू वाला। ठीक, येलो और ब्लू वाले सर्किट में, येलो और ब्लू वाले में क्या डिफरेंस है? देखो, जब जब ग्राफ ऐसे बैठा तो उससे क्या डिफरेंस आया? करंट का। ऊपर जा रहा है करंट ज्यादा है, नीचे जा रहा है करंट कम है। लेकिन जब ग्राफ ऐसे सिकुड़ रहा है तो उसका क्या मतलब है? अब अगर मैं ब्लू वाले कर्व की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी तो उसकी भी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो उसकी भी यही है, और करंट भी उसमें सेम ही है, यानी कि एल और सी का प्रोडक्ट भी सेम है और आर भी सेम है। लेकिन डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है एक और फैक्टर में, जिसको बोला जाता है शार्पनेस। शार्पनेस का मतलब होता है कि अब हम जानते हैं कि रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है, शार्पनेस का मतलब है ज्यादा शार्प सर्किट वो कहलाएगा जिसका रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होगा, और रेजोनेंस हटते ही करंट बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तुम येलो वाला सर्किट अगर देखो, तुम येलो वाला सर्किट अगर देखो तो येलो वाले सर्किट में अगर मैं रेजोनेंस से थोड़ी सी चेंज करता हूं फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस से थोड़ी सी चेंज करता हूं फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया करंट उसका, इतना डिफरेंस आया। लेकिन उतनी ही चेंज करने पे इसका करंट यहां आ गया, देखो इसमें कितना डिफरेंस आ गया। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे करंट बहुत शार्पली चेंज हो, ऐसे सर्किट को क्या बोला जाता है? मोर शार्प सर्किट। तो ब्लू वाला इज मोर शार्प देन येलो वाला। समझ आया? और शार्पनेस पता चलती है एक फैक्टर से जिसको बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर।
क्वालिटी फैक्टर, हाँ, जितना शार्प होगा उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा। क्वालिटी फैक्टर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ब्लू वाला है इसको हम बोल देते सर्किट 1, येलो वाले को हमने बोल दिया सर्किट 2, पिंक वाला 1 ले लो चलो, क्योंकि हमने उसके पैरामीटर को पहले ही 1 लिया हुआ ना। अगर हम पिंक वाले को 1 ले लें, येलो वाले को 2 ले लें, ब्लू वाले को 3 ले लें, ओहो नीचे ही लिखता हूं। क्वालिटी फैक्टर ऑफ 3 is more than quality factor of 1. More is the quality factor more sharp is the circuit. सर्किट जितना शार्प होगा, क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, हम बोलेंगे सर्किट उतना शार्प है। और एंड शार्प का मतलब यहां पे लिख देते हैं, सर्किट इज सेड टू बी मोर शार्प if there is a big change or big decrease in the value of large decrease in the value of when value of frequency is slightly changed from रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस L or C at resonance divided by voltage across R at resonance। एल और सी के अक्रॉस क्या वोल्टेज है रेजोनेंस पे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज है रेजोनेंस पे। दिस रेशियो विल गिव यू क्वालिटी फैक्टर विच इज ऑब्वियसली जस्ट अ प्योर नंबर, क्योंकि इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, ऊपर वोल्टेज नीचे वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर एक नंबर आना है, उस नंबर से सर्किट की क्या पता लगती है, शार्पनेस पता चलती है।
जिसका वो नंबर ज्यादा होता है वो सर्किट ज्यादा शार्प होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको निकालूं, Q जो है वो मैं ले लूं वोल्टेज अक्रॉस L, VL बाय वोल्टेज अक्रॉस R, VR, कब? एट रेजोनेंस। तो VL क्या होगा? I इंटू XL, और VR क्या होगा? I इंटू R। क्या कर दी ना बच्चों वाली बात? अगर तुम्हें एक फॉर्मूला बताया जाता है कि A इक्वल टू बी बाई सी, मान लो, तो बताया जा सकता है कि B और C दे रखा होगा, A निकालना होगा, या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें A और C दे रखा हो और B निकालना हो। ये कैसे एक ही बात है? ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि तीनों में से कुछ ना दे रखा हो, लेकिन पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हो जिससे A निकालना हो और फिर वहां से B और C निकालना हो। नहीं तो फॉर्मूले में कोई कैसे बता सकता है? और तुम किसी बच्चे को 7th 8th के बच्चे को स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़ाओ, बोले ए और बी हर बार दे रखा होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? उसमें तो 1000 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि रिजल्ट दे रखा हो, ए दे रखा हो, बी निकालना हो, कुछ और दे रखा हो, वर्ड प्रॉब्लम हो। इसमें वर्ड प्रॉब्लम बन जाएगी, क्या करोगे? कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। आई से आई कटा, एक्सएल बाय आर। एक्सएल क्या होता है? 2 पाई न्यू एल बाय आर। अब ये रेजोनेंस पे चल रहा है ना, तो मैंने न्यू की जगह न्यू आर रख दिया। अब अगर हम न्यू आर की वैल्यू भी डाल दें यहां पे, न्यू आर की वैल्यू जो अभी हमने पीछे पढ़ी है 2 पाई अंडर रूट एल सी, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये बचा एल अपॉन आर अंडर रूट एल सी। और अगर एल को ले लिया हमने रूट में, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एक एल से एल कटेगा, तो क्यू हो जाएगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी। ये फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का, याद रखना, जो आर, एल और सी तीनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने यहां पे लिखा है कि क्वालिटी फैक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर। तो हमने शुरू तो एल से किया है, सी से क्यों नहीं किया? तो अगर हम सी से शुरुआत करें, हम लिखें वीसी अपॉन वी आर, तो भी हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। वीसी की जगह हमने लिखा आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, आई से आई कट गया, एक्स सी अपॉन आर, एक्स सी होता है 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो हमने न्यू की जगह न्यू आर रख दिया, Q इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर सी, न्यू आर की जगह रख दिया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। 2 पाई से 2 पाई कट गया, Q हो गया अंडर रूट एल सी बाय आर सी 1 अपॉन आर। सी को अगर हम रूट के अंदर ले जाएं तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और सी से सी कटेगा। तो चाहे तुम वीसी बाई वी आर से चलो या वीएल बाई वी आर से चलो, तुम्हें फॉर्मूला सेम मिलेगा, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी, दैट इज क्वालिटी फैक्टर।